Good afternoon, everyone. Is audio okay? Actually, I'm having some network issues today. So is audio fine? Okay. बीच में थोड़ा कनेक्ट डिस्कनेक्ट का अगर प्रॉब्लम होता है तो प्लीज बियर दैट अ बिट ऑफ इट ज़्यादा वैसे मैं उस पे हूँ आई हैव यूज्ड मोबाइल थेटरिंग होना नहीं चाहिए इतना अगर मेरे केस होता है तो जस्ट बी पेशेंट सबसे पहले अपनी अटेंडेंस भेज दो मुझे सारे प्लीज सेंड योर अटेंडेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ईयर ऑफ बैटल ऑफ पलासी चैट बॉक्स आंसर इन द चैट बॉक्स ईयर ऑफ बैटल ऑफ पलासी Why it's taking so long to answer? ईयर ही तो बताना है बैटल ऑफ प्लासी का. यस दर्शी करेक्ट. दर्शील को पता है बस बाकी सबको नहीं पता. नोटेड दर्शील. रोशिका क्लोज. वेरी क्लोज. कहाँ गलती हुई? ओके सो आंसर इज 1757 बैटल ऑफ बक्सार. बैटल ऑफ बक्सार भी लिखो चैट बॉक्स. ऋषिका यू हैव सेंड फॉर बैटल ऑफ पलासी. मैंने बैटल ऑफ बक्सार पूछी है. बैटल ऑफ बक्सार पूछी है मैंने नीचे. आर्यन करेक्ट. दर्शील करेक्ट. आर्यन एंड दर्शील करेक्ट. 1764. Okay, we have what we have seen till now. We have seen Battle of Palasi, Battle of Buxar, Battle of Palasi between Sirajuddaulah and forces of the company commanded by Robert Clive, and Battle of Buxar between Mir Qasim and forces of the company commanded by Robert Clive. Right? यही था. We also saw the consequences of Battle of Palasi and Battle of Buxar. First and foremost, it was the war indemnity which Nawab had to pay monthly 5 lakh rupees, right? And finally, 1765, when company is appointed as the Diwan of the provinces of Bengal. Diwani rights allowed the company to use vast revenue resources of Bengal, and it solved a major problem. What type of problem it solved? ठीक है, ये potential question हो सकता है. It can be a potential question that what kind of problem did the Diwani right solve for the company? So answer will be from here. I hope everyone has underlined these lines. Fine. आपका homework भी यही था that you have to study, you have to read on till here. I hope there are no doubts till now. Officials becomes nabobs. अच्छा कई बार होता है ना तो वेस्टर्न पीपल बिलोंगिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज दे आर नॉट एबल टू स्पीक. वो अपने स्लैंग में हिंदी बोलते हैं राइट. तो दे नवाब तो बोल नहीं पाते थे तो वो नवाब्स बोलते थे. नवाब्स. नवाब और नवाब्स राइट. तो दे यूज्ड टू कॉल नवाब्स को वो अपने स्लैंग पे नवाब्स बोलते थे. अब क्या हुआ? हाउ दिस टर्म वाज कॉइन्ड एंड इनका इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? कंपनी
पावर और रिसोर्सेज, पावर, अथॉरिटी और रिसोर्सेज तीनों एक्वायर करती थी. ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग एक्वायर्ड बाय द कंपनी, राइट. एंड आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, दे हैड टू पे वास्ट सम ऑफ मनी, बहुत सारा मनी देना पड़ता था, लैंड देना पड़ता था एज पर्सनल गिफ्ट्स. पर्सनल गिफ्ट एक तरह से ब्राइब करते थे वो कंपनी के ऑफिशियल्स को. कंपनी को देते थे, कंपनी के ऑफिशियल्स को देते थे, कंपनी को नहीं दे रहे, कंपनी के ऑफिशियल्स को ब्राइब कर रहे हैं, करप्शन. ठीक है. और रॉबर्ट क्लाइव जिनकी हम इतनी बात कर रहे हैं, उन्होंने वो रिचेस लेकर गए थे वहां से, रिचेस मतलब बहुत ज्यादा वेल्थ लेकर गए थे वो यहाँ से. He came to India. He came from England to India, मद्रास in 1743. वो एज ऑफ 18 में यहाँ पर आए थे इंडिया में. और जब वो अराउंड 23 ईयर्स, 24 ईयर्स के बाद जब वो इंडिया से वापस ब्रिटेन जाते हैं, he has 4 लाख, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पाउंड्स की उनके पास वेल्थ है. 4 लाख पाउंड्स बचे उस टाइम पर. इट विल बी इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इंडियन रुपी में. ठीक है. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो गवर्नर जनरल बने थे कंपनी के, गवर्नर बने थे बंगाल के, सॉरी गवर्नर बने जब वो बंगाल के, तो उनको कहा गया था कि आप करप्शन हटाओ कंपनी में से. और इंटरेस्टिंगली उनपे खुद, जब वो ब्रिटेन जाते हैं, उनपे खुद करप्शन के चार्जेस लगे थे, क्योंकि 23 ईयर्स ऑफ जॉब में आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज, जिनकी वैल्यू आज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज है, क्या आप वो जोड़ पाओगे? कैन यू बी अंबानी इन अनदर 20 ईयर्स अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकता है? वो नहीं. बट क्या एक सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरीड पर्सन, आपके सारे पेरेंट्स सैलरीड हैं, सबको सैलरीज आती हैं, क्या वो 20 ईयर्स में मिलेनियर बन जाएंगे? अनलेस एंड अनटिल वो करप्ट नहीं है तो नहीं बन सकता ना. तो हाउ रॉबर्ट क्लाइव बिकेम, तो उनपे करप्शन के चार्जेस लगे थे एंड उनपे केस भी चला था, दो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस प्रूफ नहीं हो पाया था. ठीक है. बट अगेन रॉबर्ट क्लाइव एग्जाम्पल से हम ये नहीं कह सकते कि सारे कंपनी ऑफिशियल्स करप्ट थे. ठीक है. फर्स्ट थिंग, मेनी ऑफ देम डाइड इन इंडिया, बहुत पहले उनकी डेथ हो गई डिजीज की वजह से. इंडिया में बहुत सारे डिजीज की वैक्सीन नहीं थी यहाँ पे तब, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब यहाँ पर. ठीक है. काफी लोग, काफी ऑफिशियल्स की डेथ वॉर में हो जाती थी, इसलिए सबको करप्ट और सबको डिसऑनेस्ट कहना भी ठीक नहीं था. राइट. मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे कंपनी के ऑफिशियल्स. ठीक है. जिनका सिर्फ एक डिजायर था कि वो इतना इनफ अच्छा अर्न कर ले इंडिया से कि वो वापस ब्रिटेन जाकर अपनी फैमिलीज को सस्टेन करे, कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जिए. ठीक है. अब कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सारी वेल्थ एकमुलेट कर ली थी, बहुत सारी वेल्थ जोड़ ली थी. एंड ऑल्दो जो फ्लॉन्टिंग करते हैं ना हम अपनी सारी, बहुत सारी मेरे पास ये वाला फोन देखिए, देख फ्लॉन्ट करते हैं ना, राइट. तो जो ऐसा फ्लॉन्ट करते थे ना कि हम तो इतना, वी हैव गॉट सो मच मनी फ्रॉम इंडिया, हम इतना सारा मनी लेकर आए इंडिया से. ठीक है. उनको ना नवाब्स कहना शुरू कर दिया ब्रिटिश सोसाइटी ने. ठीक है. ही आर नवाब्स, ये ऑफिशियल्स इंडिया से, दे हैव कम फ्रॉम इंडिया एंड दे हैव गॉट सो मेनी वेल्थ विद देम. ठीक है. ये थोड़ा इंग्लिश टर्म था नवाब का, नवाब तो बोल नहीं पाते तो जिस बोलते नवाब, राइट. एंड इनको कई बार ब्रिटिश सोसाइटी में इनका फन भी बनाया जाता था प्लेज और कार्टून में. जैसे हम फन बनाते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करता है ना, हम फन बना देते हैं ना उसको, जो कोई बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करता है अपने रिचेस का, अपनी चीजों का, हम उसका फन बनाने लग जाते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही ना नवाब्स का, जो ये नवाब्स गए थे वहां पे वापस, ब्रिटिश ऑफिशियल्स नवाब्स बन के, उनका भी उड़ाया गया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे पैराग्राफ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज व्हेन यू बी रीडिंग दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. कंपनी रूल एक्सपांड्स. नाउ certain things before I begin this particular part, certain things you need to understand. तो पहले the modern Indian history दो phases में डिवाइड हुआ. Phase 1,
फ्रॉम 1757 टू 1857, और दूसरा फेज जो है इट इज फ्रॉम 1857 टू 1947 टिल द इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है। ये जो फर्स्ट फेज है बच्चे, हम इसको बोलते हैं कंपनी रूल। कंपनी ने कैसे रूल किया, कंपनी ने अपने आप को कैसे एक्सपैंड किया, ये होता है। फाइन, दिस इज ऑलमोस्ट फॉर 100 years, और शायद ही कंटिन्यूड रहता इफ देयर वुड हैव बीन नो रिवोल्ट इन 1857। आपने 1857 के रिवोल्ट के बारे में सुना होगा, क्लास 4th 5th में सुन के आए होंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, सॉरी इन दिस बुक वी हैव अ होल चैप्टर ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857। These 100 years आर नोन एज कंपनी रूल। और जो फेज 2 है ये आपका नेशनल मूवमेंट का है, जब आपके नेहरू, गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, एवरीवन कम्स टू द पॉलिटिकल सीन, नेशनल सीन पे आते हैं। ये इसको हम बोलते हैं नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट। या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडिपेंडेंस के लिए जब हम ड्राइव करते हैं और हम ठीक है। फेज 1 की बात करेंगे एक्सटेंसिवली दिस पर्टिकुलर बुक, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फेज 1 में सिर्फ कॉन्कर है। ठीक है, कैसे कॉन्कर करती है कंपनी इंडियन टेरिटरीज को और उनको कैसे चलाया जाता है वो। So you need to first understand. I'm clearing it. बच्चे, अगर if you have noted down, everyone has noted down this. If not, take the screenshot. Screenshot taken. अब phase 1 is all about conquering the Indian states. अभी तक हम यही देखते थे ना, अगर कॉन्कर करना है तो क्या करो, अटैक कर लो। मिडीवल इंडिया में यही देखा है ना, मिडीवल इंडिया में अटैक्स हो रहे हैं कॉन्कर करने के लिए स्टेट्स को। यस और नो? यस, राइट। बट इन द मॉडर्न पीरियड ये ऐसा नहीं था, मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। मिलिट्री अटैक, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, दिस वाज लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब सब फेल होगा तब लास्ट मिलिट्री अटैक होगा, तब लास्ट में मिलिट्री अटैक होगा। ये लास्ट रिजॉर्ट है, जब सब फेल होगा तब मिलिट्री अटैक करेगी कंपनी। ठीक है, तो मैम कंपनी करती क्या थी, यह क्वेश्चन में मैम व्हाट विल कंपनी डू, व्हाट कंपनी डज। और बेसिकली बचा 3 वेज जिससे कंपनी कॉन्कर करती थी किसी भी स्टेट को, प्रोविंस को। ठीक है, देयर वर 3 वेज। मैं नाम लिख रही हूँ ऑब्वियसली, जैसे जैसे हम बुक आगे बढ़ेंगे वी विल प्रोसीड, आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वाज सब्सिडियरी अलायंस, claim to paramountcy, and third was doctrine of lapse. साम दाम दंड भेद सुना है? सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है, हिंदी प्रोवर्ब है। तो इसको ना साम दाम दंड भेद ही समझ लो। जब ये सारे फेल हो जाते थे तब मिलिट्री अटैक होता था। ठीक है, पॉलिटिकली समझा के देख लिया, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर लिया, सॉरी आई एम राइटिंग स्पेलिंग, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली। If all this has failed, these have failed, then military attack. वो ट्राई करते थे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंस करने का और धीरे धीरे पावर धीरे धीरे लेने का। ठीक है,
और कंट्रोल इनडायरेक्ट रखना है, कंट्रोल इनडायरेक्ट रखना है। लेकिन अगर प्रिंसली अगर प्रोविंस यानी कोई भी स्टेट हेजिटेशन कर रहा है तो मिलिट्री अटैक कर दो। एंड रिमेम्बर एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन द नेम ऑफ ट्रेड, मतलब अपने ट्रेड वाले इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। इंटरेस्ट अभी भी कंपनी का ट्रेड है। वो ट्रेड के लिए ही कैप्चर कर रही है प्रोविंसेस को। नो, देयर इज नो अदर मोटिव। ये नहीं कि उनको दे वांट टू डू द सोशल सर्विस, नो सोशल सर्विस, एवरीथिंग इज बीइंग डन इन द नेम ऑफ द ट्रेड। ठीक है, इतना क्लियर है? स्टार्ट करें? व्हाट इज दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट? चिल्ड्रन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी टेक्निकल है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द माइंडसेट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव है। अब देख रहे हो, इसमें ना आपको चीजें समझनी पड़ रही है। कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा हाउ दे यूज टू डू इट, just using just by using the brains. Getting the point? All about using the brains. कंपनी पहली बात किसी भी अननोन टेरिटरी पे डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी। सारी टेरिटरीज अननोन है उसके लिए। तो कंपनी के लिए मोस्टली सारी टेरिटरीज अननोन है। क्या कंपनी पहले कभी इंडिया आई है? पहली बार आई थी ना इंडिया कंपनी, इट वाज द फर्स्ट टाइम, राइट? इट यूज वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज किए जाते थे बिफोर एनेक्सिंग इंडियन किंगडम। पहले ये वाले मेथड्स यूज करते हैं, अगर फेल हो गए देन वी विल डायरेक्ट अनेक्स द इंडियन किंगडम। अब बैटल ऑफ बक्सार के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी, द कंपनी स्टार्टेड अपॉइंटिंग रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स अपॉइंट करे कहाँ पे? इंडियन कोर्ट्स में। कोर्ट्स यहाँ पे वो नहीं है आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो राजाओं का कोर्ट होता है ना, किंग्स का। इंडिया में भी किंग्स चल रहे हैं बच्चे, ठीक है, अभी किंग्स ही चल रहे हैं जब तक मैं बात आ रही हूँ तो बता रहे हैं, ठीक है। तो रेसिडेंट्स अपॉइंट करने शुरू किए इंडियन कोर्ट्स में। अब रेसिडेंट्स बेसिकली दे वर द एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, और इंडियन स्टेट्स के लिए कंपल्सरी था कि वो इन एजेंट्स को अपने कोर्ट में प्लेस दे, दे हैव टू मेक देम सिट। ठीक है, अब कोई एजेंट गया है, मैंने अपना कोई एजेंट भेजा आपके पास, काम से ही भेजा होगा या गॉसिप करने के लिए भेजा होगा? काम के लिए भेजा होगा, राइट? सिमिलरली these residents were sent to promote interest of the company। कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। अब इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ये बहुत वेग टर्म नहीं है, डिफाइन थोड़ी है कि कंपनी का इंटरेस्ट क्या है ना, बहुत वेग टर्म है ना ये, बहुत वेग है। तो यही हुआ, इस वेग टर्म की वजह से कंपनी स्टार्टेड कंट्रोलिंग द स्टेट्स थ्रू रेसिडेंट्स। ठीक है, देखो कैसे, ये रेसिडेंट्स है, कंपनी को अपॉइंट किया है, कंपनी ने इनको अपॉइंट किया है, और ये आगे कहाँ पर है? इंडियन कोर्ट्स, इंडियन किंग्स के जितने कोर्ट्स हैं वहां बैठे हुए। ठीक है, कंपनी इनको अपना मैसेज देगी, ये आगे यहाँ देंगे, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो रेसिडेंट्स कंपनी को देंगे। सो बेसिकली कंपनी वाज कंपनी ट्राई टू रूल दीज इंडियन स्टेट्स थ्रू रेसिडेंट्स। ठीक है, रेसिडेंट्स ने क्या करना स्टार्ट किया? इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स में इंटरफेयर करना। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स कैसे हुए कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, ये इस पोस्ट पे कौन, हम किसको अपॉइंट करें, कौन सा मिनिस्टर रखें,
इन सब में the residents tried to decide who was to be the successor to the throne. नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, सक्सेसर कौन होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कौन बैठेगा, हु वुड बी द फाइनेंस मिनिस्टर, हु वुड लुक आफ्टर द मिलिट्री। ये याद है लास्ट ईयर बहुत सारे मिनिस्टर्स पढ़े थे हमने, राइट? तो वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है बच्चे। तो रेसिडेंट्स आर, कंपनी के कहने पे रेसिडेंट्स आर इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स, और यहाँ पर जो हो रहा है वो कंपनी को पता लग रहा है कि हाँ पॉलिटिकली ये स्टेट वीक हो रही है या इकोनॉमिकली ये स्टेट वीक हो रही है, ठीक है ना, टेक द एडवांटेज। अब समटाइम्स कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस। अलायंस क्या होता है? ग्रुपिंग। अलायंस क्या होता है? ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अलायंस यही होगा, यही होगा ना। अब ये क्या कहता है, सब्सिडियरी अलायंस क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं स्मृति मैम इस कंपनी, स्मृति मैम कंपनी है, ठीक है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। एट्थ है इंडियन स्टेट, एट्थ है कोई भी इंडियन स्टेट है, एक इंडियन स्टेट है, ओके। यहाँ मैंने अपना रेसिडेंट भेजा हुआ है, यहाँ रेसिडेंट स्टेशन है, स्टेशन मतलब है रेसिडेंट प्रेजेंट। तो अब मैंने बोल दिया कि कंपनी एंड एट्थ है विल कम इनटू सब्सिडियरी अलायंस। अलायंस साइन हो गया है एट्थ है और कंपनी के बीच में। आपने बोला मैम वेरी गुड वेरी नाइस, लेकिन इसके इसमें होता क्या है, ठीक है, इंडियन स्टेट मान गई, एट्थ है कि इंडियन स्टेट मान गई है कि वो कंपनी के साथ सब्सिडियरी अलायंस करेगी, ठीक है। मैं कंपनी हूँ, मैंने बोला एट्थ है सबसे पहले आर्मी डिसबैंडन कर दो अपनी, आपकी कोई आर्मी नहीं होगी, आप आर्मी नहीं रख सकते अपनी, आर्मी डिसबैंडन कर दो, यू आर नॉट अलाउड टू हैव एन आर्मी। आपके जितने भी सोल्जर्स हैं सबको फील्ड पे भेज दो, काम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, आप आर्मी नहीं रख सकते, ठीक है। अब एट्थ ने कहा कंपनी हाउ इज दिस पॉसिबल, हु विल प्रोटेक्ट माय स्टेट, अगर आर्मी नहीं होगी मेरी स्टेट को कौन प्रोटेक्ट करेगा अटैक से। आई सेड डोंट वरी, द कंपनी विल प्रोवाइड यू फोर्सेस, वी विल प्रोवाइड यू बेटर फोर्सेस। आप अभी तक सॉवर्ड से लड़ रहे हो, एरो से लड़ रहे हो, स्पीयर्स से लड़ रहे हो, यू आर यूजिंग, आपकी कैवलरी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम आपको राइफल्स, राइफल्स गन्स वो वाली फोर्सेस देंगे, वी विल गिव यू एन अपग्रेडेड फोर्स ट्रेन्ड इन यूरोप, आपकी जैसी नहीं है, ठीक है। एट्थ बिकम्स हैप्पी, अरे वाह वी गेटिंग एन अपग्रेडेड आर्मी, आप खुश हो जाओगे नहीं हो जाओगे एज अ स्टेट, अरे मुझे तो अपग्रेडेड आर्मी मिल रही है ना। एट्थ इज हैप्पी, आई सेड वेट, कंपनी सेड वेट, एट्थ से वेट, यू हैव टू पे मी, मेरे यूरोपियन सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, दे नीड मनी टू सर्वाइव, यू हैव टू पे द कंपनी। आई सेड ओके, ठीक है। एट्थ ने क्या किया, एट्थ ने EMI बनवा ली, इजीली इंस्टॉलमेंट्स, इजी इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, ठीक है। एट्थ ने फर्स्ट मंथ इंस्टॉलमेंट दी, सेकंड मंथ दी, थर्ड मंथ दी, फोर्थ मंथ प्रॉब्लम हो गई, आई कांट गिव, आई डोंट हैव मनी, या से क्रॉप्स फेल हो गई हैं, हमारे पास इस बार रेवेन्यू ही नहीं है, हम आप कैसे पे करें, हम फोर्सेस को कैसे पे करें। आई सेड ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन, व्हाट सॉल्यूशन, ये एट्थ है, ये एट्थ की टेरिटरी है, मैं इतना पार्ट ले लूंगी। आई सेड ले लो, ठीक है। अब फिफ्थ मंथ भी नहीं दे पाए, मैं कहा मैं एक और पार्ट ले लूंगी, 2 महीने दी, फिर तीसरे महीने नहीं दे पाए, फिर ले ली,
इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई कि अब एड से दे ही नहीं पा रही है। अब ये टेरिटरी किसके अंडर हो गई? करते करते धीरे धीरे पूरी टेरिटरी कंपनी के अंडर हो गई। कोई लड़ाई हुई? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। सिर्फ एक अलायंस किया था, बस करते 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 पूरी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास आ गई। ठीक है। अब ये जो फोर्सेस कंपनी भेजती थी ना, अपग्रेडेड फोर्सेस, इनको बच्चे सब्सिडरी फोर्स बोलते हैं। इट इज नोन एज सब्सिडरी फोर्सेस। इनके लिए पे करना पड़ता था इंडियन स्टेट्स को। ठीक है। सबसे पहली स्टेट, हाफ ऑफ द अवध, हाफ ऑफ अवध। अवध सबसे पहली स्टेट थी जो सब्सिडरी अलायंस में आई थी, एंड हाफ ऑफ द अवध बाय 1790s वो कंपनी के अंडर थी। 1856 में पूरा अवध कंपनी के अंडर था, कंप्लीट ऑफ अवध। अवध सबसे पहली स्टेट थी जो सब्सिडरी लाइंस में आई थी। 1790s तक हाफ ऑफ द अवध वाज अंडर कंपनी। 1856 तक पूरा अवध कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, सिर्फ सब्सिडरी अलायंस करके। समझ में आया? थोड़ी सी टेक्निकल है हिस्ट्री एट्थ की, मुझे पता है, बट यू विल एंजॉय। ये रटने वाली, दिस इज नॉट मगिंग अप, एवरीथिंग मगिंग अप नहीं है। दिस इज अ बिट ऑफ, रुको मैं ना फ्लोटिंग विजेट हटा देती हूँ सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स इजीली। क्लियर एवरीवन? अब जो रेसिडेंट था ना बच्चे, रेसिडेंट एक तरह से पार्ट ही था सब्सिडरी लाइंस का, बिकॉज एक तो वो पूरी अपडेट्स देता था, दूसरा जरूरी हो जाता था उनके लिए फॉर ब्रिटिशर्स टू सी कि कहीं पे वो अपनी आर्मी दोबारा ना ले आए। आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट, राइट? इसलिए रेसिडेंट होना बहुत जरूरी होता था। देखो पहले रेसिडेंट लाते थे, फिर सब्सिडियरी लाइंस लाते थे। अब ये भी तो हो सकता है ना, कोई इंडियन रूलर बहुत स्मार्ट हो, वो अपनी आर्मी ले आए, है ना? तो रेसिडेंट ये सारी डेवलपमेंट्स कम्युनिकेट करता था। गेटिंग द पॉइंट? सब्सिडियरी लाइंस क्लियर है? अब एग्जांपल एक पढ़ेंगे डायरेक्ट वॉर का भी, और उसके बाद सब्सिडियरी लाइंस लगती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डायरेक्ट वॉर। अब देखो डायरेक्ट वॉर तभी हुई है जब जब ब्रिटिशर्स, जो कंपनी का इंटरेस्ट यानी ट्रेडिंग इंटरेस्ट उनका किसी ने ब्लॉक किया। किसी ने भी अगर कंपनी को ट्रेड करने से रोका है ना, उसके साथ कंपनी फिर डायरेक्ट अटैक करती थी। ठीक है, इसका प्राइम एग्जांपल है मैसूर। फ्लोटिंग विजेट में दिख रहा है मुझे। मैसूर इज द प्राइम एग्जांपल। ठीक है, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग द बुक। मैसूर इसका प्राइम एग्जांपल है। आई होप एवरीवन हैज heard the name of Tipu Sultan and your टीपू सुल्तान का नाम तो सुना ही होगा, हैदर अली का नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हैदर अली वाज टीपू सुल्तान फादर। ठीक है, वो टीपू सुल्तान के फादर थे। एंड अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब भी कोई खराब करने की कोशिश करेगा ब्रिटिशर्स का, उसके साथ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगी। एंड इंटरेस्टिंगली मैसूर के साथ 4 वॉर्स लड़ी थी ब्रिटिशर्स ने, 4 वॉर्स, बता दूं भी सारी। अब क्या हुआ? हाँ, मैसूर का जो ट्रेड है वो मालाबार कोस्ट से होता है। ठीक है, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, प्लीज पार्डन मी। सदर्न इंडिया है। ठीक है, अगर दिस इज मालाबार कोस्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मालाबार कोस्ट,
एंड दिस इज टेरिटरी ऑफ मैसूर। तो मैसूर के अंदर एक पोस्ट आता है जिसको मालाबार पोस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स लिखेंगे EIC, EIC used to export पेपर एंड कार्डमम, यानी मिर्च, काली एंड व्हाइट मिर्च, व्हाइट ब्लैक पेपर एंड कार्डमम, इलायची। ठीक है, कार्डमम एक्सपोर्ट करती थी एंड ऑल्सो सैंडलवुड। और मैसूर का सैंडलवुड इज वर्ल्ड फेमस अभी आज। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट सैंडलवुड्स। 1785 में टीपू सुल्तान ने ऑर्डर किया दैट EIC कैन नॉट एक्सपोर्ट these things, sandalwood, pepper and cardamom. EIC को मना किया that you cannot export these things from Malabar coast. You cannot operate from Malabar coast. ठीक है, जितने पोर्ट्स हैं उसके किंगडम में, मैसूर के किंगडम में, EIC वहां से एक्सपोर्ट नहीं कर सकती एंड लोकल मर्चेंट्स को डिसअलाउ कर दिया कि वो कंपनी के साथ ट्रेड करें। जो भी कंपनी के साथ ट्रेड करेगा, लोकल मर्चेंट, लोकल ट्रेडर ट्रेड करेगा, कंपनी को अपना सामान बेचेगा, he would be liable to punishment। ठीक है, डिसअलाउ कर दिया लोकल मर्चेंट को भी। अच्छा, ये तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हुई? व्हेन टीपू सुल्तान केम इनटू फ्रेंडशिप ट्रीटी विद फ्रेंच, केम इनटू फ्रेंडशिप ट्रीटी विद फ्रेंच, फ्रेंच के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली। ठीक है, फ्रेंच तो राइवल्स थे ना ब्रिटिशर्स के, है ना? ठीक है, अब फ्रेंच ने क्या किया, जस्ट टू कि टीपू सुल्तान अच्छे से दे कैन हियर फाइट द ब्रिटिशर्स, फ्रेंच ने क्या किया, टीपू सुल्तान की आर्मी को अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड कर दिया उसकी आर्मी को ताकि ही कुड बी वेल इक्विप्ड, वो अच्छे से लड़ पाए इफ इन एनी केस कन्फ्रंटेशन या वॉर ब्रोक आउट होती है, और ऐसा होता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जब ये हुआ, देखो मॉडर्नाइज कर दी अपनी आर्मी फ्रेंच की हेल्प से। ब्रिटिशर्स ने जब ये देखा वो फ्यूरियस थे, दे वर एंग्री। ठीक है, उनको लगा कि जो हैदर अली एंड उनके सन है टीपू सुल्तान, वो एम्बिशियस है, एरोगेंट है और डेंजरस है, और इन दोनों को कंट्रोल और क्रश करना पड़ेगा इमीडिएटली। मैसूर के साथ 4 वॉर्स हुई, 4 वॉर्स। ठीक है, सेकेंड वॉर में हैदर अली जो टीपू सुल्तान के फादर थे, he was dead, but the war was taken over by टीपू सुल्तान। तो वो वॉर कंटिन्यू रही, रिजल्टलेस थी, इसमें टीपू सुल्तान जीते थे। एंड फाइनली 1799 की वॉर में विद द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान, मैसूर कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने। 1799 बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, याद रखनी है बच्चे ये। ठीक है, कंपनी की फाइनली विक्ट्री हुई थी। टीपू सुल्तान वाज किल्ड बाय डिफीटिंग द कैपिटल, ये कैपिटल थी सेरिंगपट्टनम, इसको डिफीट करते हुए टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। मैसूर का क्या हुआ, मैसूर को एक पुरानी डायनेस्टी थी वॉडियार्स, वॉडियार्स डायनेस्टी के अंडर कर दिया गया एंड सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया, सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया। Again, when a subsidiary alliance being enforced on a state, it automatically becomes under the control of Britishers. वॉडियार्स के नाम पे रूल कौन करना स्टार्ट किया? कंपनी। मैसूर क्लियर है? मैसूर का इशू क्लियर है पूरा? So I will be meeting you on Wednesday now. Okay, come with your doubts, read it till page number 17. This is the homework for today. Okay, take care everyone, see you on Wednesday.